हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान का अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ मैटर्स। पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण से तात्पर्य है सेपरेशन, चीज़ों को अलग करना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। हम दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो कि मिश्रण हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हवा, वायु। वायु एक मिश्रण है बहुत सारी गैसेस का। उसमें उसके अवयव क्या हैं, कौन कौन सी गैसेस से मिलकर वायु बनती है। वो गैसेस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि दूध जल और प्रोटीन का एक मिश्रण है। समुद्र का पानी विभिन्न प्रकार के लवण और जल का मिश्रण है। आइसक्रीम दूध और शक्कर का मिश्रण है। सोडा वाटर खाने का सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। मिश्रण में मिश्रित अवयवों के सभी गुण पाए जाते हैं। जैसे कि नींबू के शरबत में शक्कर की मिठास होती है तथा नींबू के खट्टेपन का स्वाद भी होता है। अब हम जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है एवं इसके कण समान होते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, नमक आदि, इन सभी में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ होता है और इनके जो कण होते हैं, एटम्स होते हैं, वो भी बिल्कुल समान होते हैं। अब हम जानते हैं तत्व एवं यौगिक। तत्व मतलब एलिमेंट और यौगिक मतलब कंपाउंड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्व, एलिमेंट के बारे में। तो तत्व क्या होता है? तत्व वह एक पदार्थ है जो एक प्रकार के परमाणु से बनता है। हमारे करीब करीब 118 तत्व हैं जो जाने जाते हैं, जिनकी आज तक खोज करी गई है। और इन सबको पढ़ने के लिए, इन सबको याद करने के लिए एक सारणी बनाई गई है, जिसे हम बोलते हैं आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। यह एक चार्ट है जो सभी ज्ञात तत्वों को व्यवस्थित करता है, जिससे उन्हें समझने में, उनकी प्रॉपर्टीज समझने में कोई परेशानी ना हो और हम आराम से उन्हें याद कर सकें। तत्वों की हाइड्रोजन से विभिन्न गुणों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है जो कि रंगहीन गैस है। पारे के लिए जो कमरे के तापमान पर एक तरल धातु है। आवर्त सारणी के सभी तत्व पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से नहीं होते हैं। कुछ प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं और केवल 1 सेकंड के अंश के लिए मौजूद होते हैं और कुछ धरती के अंदर पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के तत्व हैं जिनकी उत्पत्ति भी विभिन्न प्रकार से होती है। अब हम देख रहे हैं तत्वों की आवर्तीय सारणी, मतलब पीरियोडिक टेबल, जिसमें आप देख सकते हो सबसे प्रथम जो एलिमेंट है, तत्व है, वो है हाइड्रोजन, जो कि एक गैस है। उसके बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम एंड सो ऑन। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम जानते हैं यौगिक। यौगिक मतलब कंपाउंड। एक यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। जैसे कि पानी, H2O। पानी एक यौगिक है जिसमें 2 प्रकार के परमाणु, एक तो हाइड्रोजन के और एटम के, और इसका अनुपात क्या है 2:1। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 मिलकर क्या बनाते हैं H2O, जो कि एक कंपाउंड है, जो कि एक यौगिक है। एक यौगिक 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ है जो अणुओं को बनाने के लिए रासायनिक रूप से एक साथ बंधे होते हैं। यौगिक बनाने के लिए तत्वों का संयोजित करने के लिए अरबों और अरबों अलग अलग तरीके हैं। अब हम पढ़ते हैं मिश्रण के प्रकार। आखिर मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण।
समांगी मिश्रण मतलब होमोजीनियस मिक्सचर, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान होती है, समांग मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, गंधक का कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन आदि, ये सभी समांग मिश्रण का उदाहरण है। आपने जैसे देखा ही होगा, जब आप जल में चीनी घोलते हो तो वो पूरी तरीके से विलयन, पूरी तरीके से सॉल्युबल होती है और हम उसमें देख सकते हैं कि वो पूरी तरीके से घुल चुकी है। असमांगी मिश्रण जैसे कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर, आपने ये देखा होगा, आप जल में जब बालू डालते हो तो क्या वो घुल जाती है अच्छे से? नहीं। तो वह मिश्रण जिसके विभिन्न भाग में उसके अवयव पदार्थों का संगठन एवं गुण एक समान नहीं होता है, असमांगी मिश्रण कहलाते हैं। लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण, खड़िया का जल में मिश्रण आदि। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम के जरिए हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर अंतर बताया गया है। पहले हेटेरोजेनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली मतलब असमान तरीके से बटे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और दूसरी तरफ जो पार्टिकल्स हैं होमोजेनियस मिक्सचर में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। उसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर का उदाहरण है सीरियल इन मिल्क, आइस इन सोडा, सॉइल, ब्लड। होमोजेनियस मिक्सचर का जैसे कि वोडका, स्टील, एयर, रेन। उसके बाद पृथक्करण का आधार है पृथक्करण की विधियां, मेथड ऑफ सेपरेशंस एंड प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। मिश्रण से अनेक अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को ही पृथक्करण कहते हैं। पृथक्करण की प्रक्रिया में मिश्रण के एक घटक के उस गुण का उपयोग जाता है जो दूसरे घटक में ना हो। जैसे कि पानी और नमक, पानी और नमक को आप कैसे अलग करोगे? आप क्या करोगे? पानी और नमक को अलग करने के लिए उसको उबालोगे, पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा और नमक उसके तल पर ही रह जाएगा। तो एक ये एवोपरेशन, वाष्पन की बहुत ही सरल विधि है जिससे हम नमक और पानी को अलग करते हैं। इसी प्रकार से बहुत विभिन्न प्रकार के मिक्सचर्स होते हैं, उनको भी हम इसी तरीके से अलग अलग प्रक्रियाओं से अलग करने का तरीका सीखेंगे। पहली विधि है फटकना। आपने कभी देखा होगा, आपके घर में गेहूं है, उसको आप फटकते हो और उसमें से गंदगी निकालते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं फटकना। जब पवन की मदद से हल्के कणों को भारी कणों से अलग किया जाता है तो इसे निष्पावन कहते हैं। अनाज से भूसे को अलग करने की प्रक्रिया फटकना। इसके लिए किसी किसान अनाज और भूसे के मिश्रण को किसी सूप में लेकर सिर के ऊपर से धीरे धीरे नीचे गिराता है। पवन के कारण भूसा थोड़ा आगे गिरता है, जबकि अनाज भारी होने के कारण पास में ही गिरता है। दूसरी हस्तचयन। जब कोई चीज़ कम मात्रा में हो तो सबसे सरल तरीका होता है कि उसको हम हस्तचयन की विधि से अलग करें। जैसे कि हम दाल और चावल में कंकड़ होते हैं, उन्हें हम साफ करते हैं, तो ये हस्तचयन की विधि है। उसके बाद थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब कटी हुई फसल की डंडियों से अनाज को निकालने के लिए थ्रेसिंग दौनी का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेसिंग अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहले जो पुराने समय में की जाती थी हाथ से थ्रेसिंग। जब कटी हुई फसल का गट्ठर छोटा होता है तो उसे किसी कठोर सतह पर हाथ से पीटा जाता है, इससे जो अनाज होता है वो अलग हो जाता है। लेकिन अब फिर उसके बाद आई मवेशी से। जब फसल की मात्रा अधिक होती है तो थ्रेसिंग के लिए मवेशियों जानवरों की मदद ली जाती है। बांस के खूंटे के चारों ओर फसल के गट्ठरों को फैला दिया जाता है, फिर उस खूंटे से एक कतार में कई बैलों या भैंसों को बांधकर फसल पर चलवाया जाता है। मवेशियों के खुरों से रौंदे जाने के कारण अनाज अलग हो जाता है। लेकिन आज मॉडर्न टाइम में थ्रेसिंग मशीन्स आ गई हैं जो कि बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल को अलग करते हैं। आजकल थ्रेसिंग मशीन या थ्रेशर का इस्तेमाल बढ़ गया है। इस मशीन को डीजल इंजन या फिर बिजली से चलाया जाता है। इस मशीन की सहायता से बहुत बड़ी मात्रा की थ्रेसिंग बहुत ही कम समय में होती है। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। उसके बाद चालन। जैसे आपने चलनी देखी होगी, आप आटा छानते हो
तो वो चालन प्रक्रिया है। जब कणों का आकार बहुत छोटा होता है या मात्रा बहुत बड़ी होती है तो चालन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सही आकार के छेदों वाली चलनी की जरूरत है। चलनी में लोहे या नायलॉन की जाली लगाई जाती है। आटे से चोकर को अलग करना चालनी का इस्तेमाल होता है। निर्माण स्थल पर जब हम रेत और कंकड़ को अलग करते हैं लोहे की बड़ी बड़ी चालनी से, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं अघुलनशील ठोसों के मिश्रण को अलग करना। अघुलनशील मतलब इनसॉल्युबल। किसी मिश्रण में अघुलनशील कणों के तल में बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। जैसे कि मिट्टी और रेत जल में अविलय होते हैं, घुलते नहीं है, तो वो क्या होते हैं, उसके तले पर नीचे बैठ जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को सेडिमेंटेशन मतलब अवसादन कहा जाता है। उसके बाद निस्तारण। निस्तारण मतलब डिस्पोजल मेथड। इस विधि का इस्तेमाल अवसादन के बाद होता है। निस्तारण या डिक्टेशन की प्रक्रिया में अवसादित पदार्थ को छेड़े बिना ऊपर से द्रव को किसी दूसरे पात्र में डाल दिया जाता है। अब निस्यंदन मतलब फिल्ट्रेशन। निस्तारण के बाद भी द्रव में कुछ महीन कण रह जाते हैं। इन कणों को अलग करने के लिए मिश्रण को एक फिल्टर के ऊपर डाला जाता है। इसके लिए मार्केट में फिल्टर पेपर आते हैं, आपने लेबोरेटरीज में देखे भी होंगे फिल्टर पेपर। उनको फोल्ड करके एक कॉर्न की शेप में बनाया जाता है और उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो महीन कण है वो फिल्टर पेपर की सहायता से अलग किए जा सकते हैं। उसके बाद वाष्पन की प्रक्रिया मैंने शुरुआत में ही उदाहरण दिया था एवापोरेशन की, कैसे हम नमक और पानी को अलग कर सकते हैं एवापोरेशन की प्रक्रिया से। उसके बाद संघनन। संघनन का मतलब होता है कंडेंसेशन। आपने क्या करो, किसी भी घुलनशील ठोस को जल से अलग करने के लिए वाष्पन और संघनन दोनों का प्रयोग करते हैं। अब हमने नमक तो प्राप्त कर लिया, लेकिन हमें पानी भी प्राप्त करना है, तो जो जल भाप बन के उड़ा है उसको हम ठंडा कर सकते हैं, उसको हम कंडेंस करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नमक के घोल से नमक प्राप्त करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया द्वारा ही समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है। समुद्र के खारे पानी को उथले गड्ढों में जमा करके उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब सारा पानी भाप बनकर उठ जाता है तो गड्ढों में नमक के ढेर बन जाते हैं। इस नमक को कारखानों में आगे के शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। अब इसके बाद अभ्यास प्रश्न है ये कुछ, आप इसमें आपको सही विकल्प चुनने हैं। जैसे कि शुद्ध पदार्थ कौन से पदार्थ हैं? वायु क्या है? बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है किस प्रक्रिया से? अब आपको इन कोष्टक में दिए हुए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे कि किस विधि से क्रीम को पृथक करने में उपयोग की जाती है। कपूर और साधारण नमक का मिश्रण ब्लैंक विधि से पृथक किए जाते हैं। ब्लैंक के छीलन को किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक किया गया है। ब्लैंक नमक और पानी के मिश्रण से नमक ब्लैंक विधि द्वारा पृथक किया गया है। आसवन विधि द्वारा ब्लैंक से शुद्ध ब्लैंक प्राप्त किया जाता है। इन सभी रिक्त स्थानों को भरने के बाद आपको ये असत्य और असत्य वाक्य इनमें से छांटकर अपनी पुस्तिका में लिखने हैं। यदि मिश्रण में दिया गया अवयव निम्नवत गुण प्रदर्शित कर रहा है तो इसमें किस पृथक्करण की प्रक्रिया का इस्तेमाल हुआ है आपको बताना है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।